हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं विश्वजीत और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ पंडित पे। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा ये सेशन चल रहा था भारतीय राज्य व्यवस्था का, हमने 2 वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना। और हमने उस 2 वीडियो में जो है जो संविधान बनाने की जो पृष्ठभूमियां थी, ठीक है ना, हमने जो संविधान का निर्माण किया उसमें जो प्रशासनिक ढांचे हैं वो आखिर उसकी पृष्ठभूमि थी क्या, वो मैंने आपको बताया। किस प्रकार से अंग्रेज आए, उन्होंने अपने नीतियों को यहाँ पे लागू किया, ठीक है ना। और चूंकि क्या था कि जो 1857 का जो विद्रोह था, उसके बाद से 1858 में ब्रिटिश संसद ने क्या किया कि पूरी की पूरी शक्तियां जो है अब अपने हाथों में ले ली, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। उसके बाद भी उन्होंने बहुत सारे कानून बनाए, तो उस कानून की जो चर्चा है हम इतिहास में करने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि इतिहास में जब हम पढ़ेंगे तो सारे कानूनों को मैं बताऊंगा कि कैसे मार्ले मिंटो सुधार हुआ, ठीक है, कैसे मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ, ठीक है ना, कैसे जो है आपका भारत शासन अधिनियम लागू हुआ। ये सारी चीजें हम जो है आपको इतिहास वाले सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है संविधान का निर्माण, ठीक है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो छोटे एग्जाम से लेकर के बड़े एग्जामों तक के बीच में इससे आपको एक आध क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे देखने के लिए, ठीक है ना। इसलिए मैं कहता हूं ये टॉपिक आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखते रहिएगा, ठीक है। आइए हम इसको शुरू करते हैं। क्योंकि देखिए क्या है कि जब बहुत सारे हमारे यहाँ मिशन पहले भेजे गए थे, ठीक है ना, कि भारतीयों को मनाने के लिए जो है सबसे पहले आपके पास आता है अगस्त प्रस्ताव, ठीक है। वो अगस्त प्रस्ताव जो है लगभग 1940 के आसपास आता है। अगस्त प्रस्ताव जो है वो फेल हो जाता है हमारे यहाँ, तो क्या है फिर भेजा जाता है क्रिप्स मिशन भेजा जाता है लगभग 1442 ईस्वी के अंदर। जब 1442 ईस्वी के अंदर क्रिप्स मिशन आता है तो मुस्लिम लीग ने उसका अस्वीकार कर दिया, ठीक है, यानी यहां भी कोई बात नहीं बन पाती है। फिर जाकर के लास्ट में क्या होता है कि कैबिनेट मिशन को भारत भेजा जाता है, ठीक है ना। लेकिन कैबिनेट मिशन आती है भारत में किस लिए? संविधान सभा के निर्माण के लिए, एक ऐसी सभा जो संविधान का निर्माण कर सकती है, ठीक है ना। संविधान के निर्माण करने के लिए एक सभा का गठन के लिए ये प्रस्ताव आता है। लेकिन क्या संविधान सभा का गठन का पहली बार कब इसका यूज हुआ कि सामने एक संविधान सभा गठित करनी है? क्या ये 1946 के आसपास हुआ? क्या 1945 में हुआ? नहीं, ये सबसे पहले जो है ना, ये एम.एन. रॉय, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा एम.एन. रॉय को, ठीक है। ये एम.एन. रॉय जो है ना, ये वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे और इन्होंने क्या किया, सबसे पहली बार 1934 में एक विचार रखा कि हमारे यहाँ संविधान सभा का गठन होना चाहिए और ये संविधान सभा भारत के संविधान का निर्माण करेगी, ठीक है ना। ये संविधान सभा क्या करेगी? तो भारत के संविधान का निर्माण करेगी। अब देखिएगा जरा, तो सबसे पहले किसने रखा? तो एम.एन. रॉय ने रखा, ठीक है। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि उस समय की सबसे बड़ी पार्टी थी, ठीक है, और वो क्या कहती है कि 1935 में, ठीक है बच्चों, 1935 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा के निर्माण के लिए आधिकारिक, देखिए, संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की आधिकारिक घोषणा करती है, ठीक है ना। कब करती है? 1935 में। लेकिन संविधान सभा की चर्चा शुरू कहां से होती है? तो 1934 से शुरू होती है। पहली बार किसने विचार रखा था? तो एम.एन. रॉय ने रखा। फिर उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 के अंदर आधिकारिक रूप से घोषणा करती कि भैया हम एक संविधान सभा का निर्माण करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो संविधान सभा है वो संविधान निर्माण में मदद करेगी, यानी कि पूरा जो भारत का संविधान होगा वो संविधान सभा के द्वारा पूरी रूप से तैयार किया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कहा। अब देखिए क्या है कि 1938 में नेहरू ने भी यहां बोल दिया। देखिए 1938 में नेहरू क्या कहते हैं कि नेहरू कहते हैं कि भैया जो भी सभा के जो सदस्य होंगे ना, वो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाएंगे, ठीक है ना। वयस्क मताधिकार मतलब कि जो भी 18 वर्ष से ऊपर या फिर जो भी एक उम्र की सीमा रखी जाए, क्योंकि ये उम्र की जो सीमा रखी जाएगी उसके हिसाब से सारे लोग उस पर वोट करेंगे, ठीक है ना। और उनके द्वारा, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से चुन के, भारत की जनता के द्वारा चुन करके सभा में जाएंगे, यानी कि सदस्य, ठीक है। और वो सदस्य जाकर संविधान का निर्माण करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है लास्ट में, वो सारी चीजें आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। आइए जरा, अब क्या होता है, ये जो है स्वतंत्रता से पहले के 3 जो मुख्य विचार आपको याद रखना है। अगर आप मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आपको जो है किसी भी टॉपिक पर अगर आपको लिखना हो तो आपको वहां पे हिस्ट्री का भी कुछ आपको पोर्शन याद होनी चाहिए। अगर आप लिख रहे हैं राज्य व्यवस्था का पेपर तो आपको उससे हिस्ट्री से रिलेट करके भी लिखना पड़ता है, ठीक है ना। उसको आपको
संविधान से रिलेट करके लिखना पड़ता है, इसलिए मैं कहता हूं आपको इस चीजों को आप जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं कैबिनेट मिशन, ठीक है। मैंने जैसा बताया लास्ट में आता है कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन जो है कुछ प्रस्तावों को लेकर के आता है, जो प्रस्ताव आपको मैं यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंदर भारत आया, और 1946 के अंदर आने के बाद उसने प्रस्ताव रखा कि जो आपका सभा होगा, यानी जो संविधान सभा होगी, उसके जो कुल सदस्य होंगे बच्चों, वो 389 होंगे, ठीक है। कितने होंगे? 389। किसने कहा? ये कैबिनेट योजना जो लेके आया था, कैबिनेट मिशन योजना, ठीक है ना। अब इस 389 में 296 जो ब्रिटिश भारत के सदस्य हैं, ठीक है, ब्रिटिश भारत से 296 सीटें आएंगी, और 93 सीटें जो थी वो देसी रियासतों से आने वाली थी, ठीक है। यानी कि 389 से जो 389 सदस्यों में 296 कहां से? ब्रिटिश भारत से, और 93 देसी रियासतों से आने वाली थी सीटें, ठीक है। अब इसमें भी क्या था कि 296 में जो ब्रिटिश भारत थी, उसमें जो है ना 292 सीटें जो थी वो 11 गवर्नरों के प्रांत से आएगी। जैसे कि हमारे यहाँ क्या है, 11 गवर्नर, और ये क्या है, 4 मुक्त आयुक्त, ठीक है। यानी कि 296 में 292 तो 11 गवर्नरों के प्रांत से, और 296 में 4 जो है वो मुख्य आयुक्तों के प्रांत से। जैसे कि आज अभी आप समझ लीजिए कि हमारे यहाँ ही क्या होता है कि बहुत सारे जो मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि बहुत सारे जो राज्य हैं, लगभग 28 राज्यों में क्या है, मुख्यमंत्री का शासन है, और 9 राज्यों में जो है वो प्रशासकों का शासन है। जैसे कहीं प्रशासक है तो कहीं पे उपराज्यपाल है, ठीक है, तो इनका शासन है। तो उसी प्रकार से उस समय क्या था, 11 गवर्नरों का प्रांत था, और 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांत के अंदर आते थे, ठीक है। यानी कि 11 गवर्नरों से क्या होगा, 292 सीटें आएंगी, और 4 मुख्य आयुक्तों से। अब 292 में भी सीटें बट रही हैं, देखिए कैसे। 292 में 208 सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, 73 सीटें जो है मुस्लिम लीग को मिल रही हैं, और 15 स्वतंत्र सदस्यों को, ठीक है ना। कुछ ऐसे भी वहां पे क्षेत्र थे जो अपने आप को स्वतंत्र घोषित किए थे, वो सदस्य से भी क्या होता था कि कुछ सीटें यहाँ पे ली गई थी। यानी कि कितनी सीटें ली गई थी, तो 15 सीटें यहाँ इनको आवंटित किया गया था, ठीक है। यानी कि जो संविधान सभा बन रहा था ना, वहां पे हर राज्य से, हर छोटे से छोटे क्षेत्र से क्या हुआ था, प्रतिनिधि चुन करके इस सभा में भेजे गए थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ कुछ ही लोग यहाँ पे सभा में गए थे, ठीक है ना। यानी कि देखिए, अगर छोटे राज्य है ना, मैं थोड़ा सा आगे चर्चा करूंगा इसके बारे में। जब देखिए इसमें होता क्या है, टोटल जब कैबिनेट मिशन आता है तो वो कहता है कि भैया आपको ये सारी चीजें तो रखनी ही रखनी है, ठीक है ना। यानी कि 389 सीटों में आपको सीटों का बंटवारा मैंने यहाँ बता दिया, कैसे कैसे सीटों के बंटवारे हैं। थोड़ा सा आप इसको एक डायग्राम बना करके याद रखिएगा, जिस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और कहा गया कैबिनेट मिशन में कि जो भी यहाँ पे सदस्य चुने जाएंगे वो प्रांतों के विधानमंडल तथा वहां की जो देसी रियासत हैं उनके शासकों द्वारा इनके चुनाव होगा। देखिए यहाँ पे नेहरू जी ने क्या कहा था, नेहरू जी ने कहा था कि वयस्क मताधिकार यानी कि प्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव होगा संविधान सभा के सदस्यों का। लेकिन यहाँ पे जो योजनाएं बनी वो योजनाएं क्या थी, यहाँ पे ये कहा गया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखिए होगा क्या कि यहाँ पे प्रांतीय जो प्रांत है और जो देसी रियासत है उनके द्वारा ये चुन करके जाएंगे, ठीक है ना। और इनका जो चुनाव होना था वो जनसंख्या के आधार पे होना था, ठीक है ना। और कितनी जनसंख्या, तो 10 लाख जनसंख्या पे एक सदस्य का चुनाव होना था, ठीक है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे, जैसे चलिए मान लीजिए कोई बड़ा राज्य है तो उसमें 10 लाख जनसंख्या होना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या छोटे राज्यों के अंदर 10 लाख जनसंख्या होगी? नहीं होगी। तो जो छोटे राज्य थे वहां 10 लाख की जनसंख्या थी नहीं, तो क्या वहां के सदस्य संविधान सभा में नहीं जाएंगे? ऐसा नहीं था। अब उन छोटे छोटे राज्य जो थे ना उनको एक समूह बनाया गया, ठीक है। और समूह बना करके 10 लाख की जनसंख्या उनको बनाई गई, और बना करके उनपे एक सदस्य को संविधान सभा में भेजा गया, ठीक है। और किस तरह से भेजा गया? अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप का मतलब बच्चों ये हुआ कि यहाँ पे जनता नहीं चुनती। अगर जनता किसी को चुनती है तो कहते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से है, अगर जनता नहीं चुनती है तो कहते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से है, ठीक है ना। जरा ध्यान दीजिएगा बातों पे। अब देखिए क्या होता है इसमें आगे, इनका जो चुनाव होता है ना, उनका चुनाव एकल संक्रमणीय मत के तहत जो होता है उनका चुनाव होता है, ठीक है, समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली से, ठीक है, समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली से। यानी कि हमारे यहाँ जिस प्रकार से राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं उसी प्रकार से इस क्या है, यहाँ पे संविधान सभा के भी सदस्यों का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत के तहत, क्या है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से, ठीक है ना, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से, ठीक है। अब देखिए जरा ये चीजें तो आपको थोड़ा सा समझ में आ गई होंगी कैसे कैसे इनका चुनाव होता है। और जो देसी रियासत थे
वो क्या करते थे, वो अपने प्रतिनिधियों को कैसे चुनते थे, तो वहां का जो प्रशासक होता था वो अपना एक प्रतिनिधि वो खुद ही चुन लेता था, ठीक है ना, वो अपना प्रतिनिधि खुद ही चुन करके क्या होता था, भेज देता था। लेकिन जो प्रांत थे वो उनके यहाँ क्या होता था, विधानमंडल में इन सारे प्रतिनिधियों को चुना जाता था, ठीक है ना। तो यही चीजें आपको थोड़ा सा क्लियर हो गई होंगी कि कैबिनेट जो प्रस्ताव आया वो क्या क्या चीजें यहाँ पे रख के गया था, ठीक है। आइए जरा बात करते हैं, जब ये सारी प्रस्ताव यहाँ पे हो गए, सभी सीटें यहाँ पे आवंटित हो गई, तब जाकर के सभी जो चुनाव हुए, चूंकि संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। जरा याद रखिएगा, नोट करते चलिएगा, जो चीजें मैं यहाँ लिख नहीं पाया हूं वो मैं बताते चलूंगा, ठीक है ना। ये जो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था, संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव हुआ था वो जुलाई अगस्त 1946 यानी जुलाई अगस्त दोनों में हुआ था, ठीक है ना, 1946 में हुआ था। इस चीज को आप लिख के चलिएगा। अब देखिए, जब चुनाव हो गया तो संविधान की कार्य प्रणाली अब चालू होगी, ठीक है। जब चुनाव हो गया भैया तो क्या होगी, अब संविधान का बैठक होगा ना, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा का चुनाव हो जाता है तो क्या होता है, पहली बैठक होती है, और उस पहली बैठक में क्या होता है कि एक अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है, जो वरिष्ठ व्यक्ति होता है, ठीक है ना, जो सभा का वरिष्ठ व्यक्ति होता है उसको क्या करते हैं हम लोग, एक प्रोटेम स्पीकर आपने सुना होगा, उसको चुनते हैं, अस्थायी अध्यक्ष चुनते हैं, जो क्या करता है, सारे सदस्यों को शपथ दिलाता है, ठीक है ना। और जब शपथ दिला देता है तो उसका कार्य वहीं से खत्म हो जाता है। अब सभा क्या करती है, एक अपना स्थायी अध्यक्ष चुन लेती है, जो कि वो 5 सालों तक आगे कार्य करती रहती है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से क्या है, यहाँ पे जो है ना, सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, और 211 सदस्यों ने इसमें भाग लिया, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो है मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था और कुछ देशी रियासतें भी जो है इसमें आने से मना कर दी थी। इसलिए उस समय क्या था, 211 सदस्य जो है पहली बैठक में भाग ले सके, यानी कि 9 दिसंबर 1946 के अंदर। जब पहली बैठक हो जाती है तो सदस्यों को शपथ दिलाना जरूरी था। उस शपथ दिलाने के लिए अस्थायी अध्यक्ष यानी सभा के सबसे बुजुर्ग जो थे, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को यहाँ पे सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है, ठीक है ना, अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। जब ये पूरे सभा को शपथ दिला देते हैं दोस्तों, तो क्या होता है, फिर सभा मिल करके अस्थायी अध्यक्ष यानी अस्थायी थे, ये स्थायी अध्यक्ष, ठीक है ना, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, स्थायी अध्यक्ष, पहले स्थायी अध्यक्ष थे सभा के। और सभा के जो उपाध्यक्ष चुने गए वो एच.सी. मुखर्जी और क्या थे, वी.टी. कृष्णामाचारी, ठीक है ना। जो सभा के उपाध्यक्ष थे वो डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी थे। इसको भी आप याद रखिएगा, ये फैक्ट मैं आपको लिख रखा हूं यहाँ पे, ठीक है। जो भी फैक्ट है नोट जरूर करिएगा। बात समझ आ रही है। अब चलिए, अब क्या होता है, जब सारी चीजें हो जाती हैं, अब स्थायी अध्यक्ष भी चुन जाता है, उपाध्यक्ष भी चुन जाता है, तो अब क्या है, अब संविधान को स्टार्ट करने की यहाँ पे नौबत आ जाती है, ठीक है, कि हमारा संविधान कैसा हो। एक संरचना, एक ढांचा जो है जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया, उसी का नाम था उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है, कि हमारा एक संविधान कैसा बनेगा, उसका एक प्रारूप क्या होगा, उसका एक ढांचा क्या होगा, इसकी संरचना क्या होगी, ये सारी चीजें जो थी इस प्रस्तावना के अंदर थी। इसको हम क्या बोलते हैं कि भारत की जो प्रस्तावना, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में डिटेल से चर्चा करूंगा, लेकिन यहाँ पे अभी वो सिर्फ उसका उद्देश्य प्रस्ताव कि हमारा संविधान कैसा होगा, ठीक है ना, ये पेश कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। यानी उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया, 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। आगे चलते पे जो क्या है, उद्देश्य जो प्रस्ताव इन्होंने पेश किया उसमें क्या क्या चीजें थी। उन्होंने कहा सबसे पहले कि संविधान सभा यानी जवाहरलाल नेहरू जब उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं तो बोलते हैं कि संविधान सभा भारत की स्वतंत्रता व संप्रभु गणराज्य की घोषणा करता है, ठीक है। यानी कि भारत स्वतंत्र है और संप्रभु का मतलब ये हुआ कि किसी भी बाहरी शक्तियों का इस पे दबाव नहीं होगा, यानी भारत किसी बाहरी शक्तियों के अंतर्गत कार्य नहीं करेगा। इसका मतलब हुआ संप्रभु, यानी कि यहाँ पे सारी की सारी जो शक्तियां होंगी सिर्फ भारत की होंगी और भारत ही सारे विषयों पे निर्णय लेगा, इसका मतलब हुआ, ठीक है ना। यानी कि जब भारत को स्वतंत्र व संप्रभु गणराज्य की घोषणा की जा रही है, किसके द्वारा, संविधान सभा के द्वारा, तो इसके लिए एक संविधान की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, संविधान निर्माण की जरूरत पड़ेगी। ये प्रस्ताव जो है वहां पे पहला प्रस्ताव पेश किया था, ठीक है। दूसरे में क्या कहते हैं कि सभी क्षेत्र भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। कौन कौन से क्षेत्र, जो ब्रिटिश भारत में शामिल क्षेत्र है, ठीक है ना, या फिर जो राज्यों के अंतर्गत आने वाले जो क्षेत्र हैं, या फिर वैसे क्षेत्र जो
देश के बाहर हैं, ठीक है ना, और वो इसमें शामिल होना चाहते हैं, ये सारे क्षेत्र जो हैं क्या कहलाएंगे, भारतीय संघ का हिस्सा कहलाएंगे। ये नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव में कहा था, ठीक है ना। दूसरी बात, अब आगे आते हैं कि जो सभी क्षेत्र हैं वो भारतीय संघ का तो हिस्सा हो गए, लेकिन सभी क्षेत्रों के सीमाओं का सीमांकन जो है वो संविधान सभा के अनुसार किया जाएगा, ठीक है ना। सभी क्षेत्रों के सीमाओं का सीमांकन जो है संविधान सभा करेगी, और वो जो राज्य बनेंगे उस राज्य के, ठीक है, क्योंकि जब क्या था, पहले तो राज्य थे नहीं, सभी अलग अलग क्षेत्र थे, इसलिए जब एक पूरा भारत का संघ बन जाएगा तो उनकी सीमाओं का सीमांकन तो करना पड़ेगा ना, कि ये तुम उत्तर प्रदेश हो, ये आंध्र प्रदेश हो, ऐसे होता है ना सीमांकन। तो वैसे क्या था, ये संविधान सभा तय करेगी कि कहाँ कहाँ किसका सीमांकन करना है, ठीक है ना। वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। अब देखिए क्या है, सीमांकन की बात आ गई और कहा गया कि भैया जो आपकी जो शक्तियां हैं वो सारी शक्तियां आपके तहत निहित होंगी, केवल उनको छोड़ करके जो केंद्र में है, ठीक है ना। जैसे कि आज जो हमारे यहाँ राज्य सूची है वो राज्यों को दी गई शक्तियां हैं, ठीक है ना। समवर्ती सूची में भी उनको कुछ शक्तियां मिली हुई हैं, लेकिन जो राज्य सूची में वही शक्तियां दी गई हैं जो केंद्र के पास जो शक्तियां हैं वो उसको छोड़ करके सारी शक्तियां राज्य सूची में उनको दी गई हैं, ठीक है ना। तो यहां भी वही बात हो रही है कि भाई राज्य को सारी शक्तियां होंगी, केवल उन्हें छोड़ के जो केंद्र के पास हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं, यहाँ पे आगे दिया गया है कि शक्तियां, प्राधिकार और सरकार का अंग, ठीक है ना। यानी कि भारत के अंदर जो भी शक्तियां होंगी, जो भी प्राधिकार होंगे, ठीक है ना, या फिर जो उसके अंग होंगे, या फिर सरकार का भी जो अंग होगा, इन सभी का जो सभी को जो है, सभी का स्रोत जो है भारत की जनता होगी, है कि नहीं, जरा बताइएगा। अगर हम एक प्रधानमंत्री चुन के भेजते हैं तो क्या भारत की जनता द्वारा वो प्रधानमंत्री चुन के जाता है और भारत की जनता का वो प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि सारा का सारा जो स्रोत है वो जनता है, ठीक है ना। बस आधार क्या है कि जनता का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, क्योंकि एक संसद के अंदर जो है बहुत सारा जगह खाली तो होता नहीं कि प्रत्येक जनता जाकर, सारी जनता जाकर संसद के अंदर घुस जाए और कानून बनाने लगे, नहीं ना। तो वहां पे क्या है कि हम एक प्रतिनिधि चुनते हैं कि आप हमारी तरफ से जाइए और ये हमारी बातों को आप वहां पे रखिएगा, हमारी समस्याओं को आप रखिएगा। तो क्या होता है कि यहाँ पे प्रतिनिधित्व प्रणाली को हमने अपनाया था, ठीक है ना। ये सारी चीजें यहाँ पे आती हैं, यानी कि जो क्या है कि जो भी भारत की शक्तियां हैं, जो भी प्राधिकार हैं, जो भी सरकार का अंग है, उन सभी का स्रोत भारत की जनता है दोस्तों, ठीक है ना। इसको आप याद रखिएगा। और आगे कहा जाता है कि जो हमारा संविधान का निर्माण होगा ना, उसमें न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और जैसे कि आपको सभा बनाने का, कहीं आने जाने का, भ्रमण करने का, कहीं भी निवास करने का, इन सब की जो है, या फिर समानताओं का, ये सबका अवसर की समानता का, इन सबका अधिकार जो है इस संविधान में निहित होगा, ठीक है ना। इन्होंने कहा, कब कहा था इन्होंने, तो उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते वक्त, ठीक है। आगे कहते हैं कि अल्पसंख्यक व पिछड़े वर्ग के लोगों को, ठीक है ना, जो अल्पसंख्यक हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, या फिर जो जनजातियां हैं, उनके रक्षा का जो है उचित उपाय यहाँ पे किया जाएगा संविधान के अंदर, ठीक है ना। जो भी संविधान निर्माण होगा इनके बारे में भी वहां पे उचित प्रयास किया जाएगा, ठीक है ना। और आगे जो है ना, यहाँ पे देखिए जो पूरा प्रस्ताव था दोस्तों, उसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया जाता है, ठीक है ना। 22 जनवरी 1946 को इसको स्वीकार किया जाता है, यानी इस उद्देश्य प्रस्ताव को। अब ये सारा प्रस्ताव हो गया, लेकिन इस प्रस्ताव में क्या था कि मुस्लिम लीग ने अब जोर बना दिया कि नहीं भैया हम तो अलग होंगे, ठीक है ना, हमारे लिए एक अलग देश का इंतजाम कर दो, ठीक है। अब क्या था, जब अलग देश का इस्तेमाल यहाँ पे उन्होंने मांग कर दी तो जो है विद्रोह होने लगे, और विद्रोह को रोकने के लिए क्या हुआ कि जो यूरोपीय भी थे, यानी जो ब्रिटिश थे, वो भी तो यही चाहते थे कि बंटवारा हो जाए, खंड खंड हो जाए, ठीक है ना। तो उन्होंने भी क्या किया कि भारत का यहाँ पे बंटवारा कर ही देते हैं, ठीक है ना। और भारत का बंटवारा होता कब है, 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 को भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश यहाँ पे बन जाते हैं। पाकिस्तान जो है भारत का ही हिस्सा रहता है, ठीक है ना। और यहाँ पे पाकिस्तान एक अलग देश बनता है, उसके लिए अलग एक संविधान सभा वो अपना बनाएगा, वो अलग संविधान का निर्माण करेगा, और भारत अलग करेगी। हमें पाकिस्तान के संविधान से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ अपना संविधान देखना है, ठीक है। यानी कि जब यहाँ पे स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पेश किया गया लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा, तो उसमें हुआ क्या कि पाकिस्तान को 3 जून 1947 को एक अलग देश दे दिया गया, ठीक है ना, मुस्लिम लीग को। और उसके बाद से अब इस पूरे के पूरे ढांचे में 3 मुख्य परिवर्तन किए गए। क्या क्या परिवर्तन हुए, तो उसमें परिवर्तन हुआ, अब सभा पूरी तरह संप्रभु निकाय बन गई, ठीक है। सभा पूरी तरह संप्रभु निकाय का मतलब ये हुआ किसी भी बाहरी शक्तियों के दबाव में कभी भी सभा कार्य नहीं करेगी। सभा के अंदर वो सारी शक्तियां होंगी जो
किसी भी कानून को वो निरस्त कर सकती हैं, चाहे वो क्यों ना ब्रिटिशर्स ही बनाए हों। ठीक है ना, बात समझ में आई। ये एक पहला था। दूसरा क्या था, संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई। अब देखिए अंतरिम सरकार की यहाँ पे क्या होती है, चूंकि क्या था, जब भारत को स्वतंत्रता मिल गई तो यहाँ पे शासन चलाने के लिए तो कोई चाहिए ना, तो उस समय कोई चुनाव तो हुआ नहीं था, तो इसलिए क्या हुआ, अंतरिम सरकार के यहाँ पे गठन हुआ। और उस अंतरिम सरकार का जब गठन हुआ तो संविधान सभा के अंदर ही क्या होती थी, विधायिका भी बैठती थी अपनी। ठीक है ना, और संविधान सभा का जब बैठक होता था तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। लेकिन जब अंतरिम सरकार की वहां पे जब बैठक होता था तो जैसे हमारे यहाँ लोकसभा में होती है, तो जब एक विधायिका के तौर पे काम करती थी संविधान सभा, तो उसके जो अध्यक्ष थे वो जीबी मावलंकर थे। ठीक है ना, यानी अंतरिम सरकार की जो वहां पे जीबी मावलंकर, याद करिएगा आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया छोटे एग्जाम में, एसएससी में, पीसीएस में भी। ठीक है ना, कि वहां पे जो देखिए विधायिका, प्रथम विधायिका जो थी उस समय संसद के कौन अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आप कह सकते हैं जीबी मावलंकर। ठीक है, यानी लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीबी मावलंकर थे। अब देखिए क्या होता है, यानी कि अब जब क्या होता था, संविधान सभा की बैठक होती थी तो उसकी अध्यक्षता कौन करता था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। और जब यहाँ पे विधायिका की बैठक होती थी तो उसकी अध्यक्षता जीबी मावलंकर करते थे, याद रखिएगा। तीसरा क्या होता है कि लीग के सदस्य जो है सभा से अलग हो गए, क्योंकि जब उनको देश मिल गया तो लीग के सदस्य अलग तो हो ही जाएंगे। जब लीग के सदस्य अलग हो गए बच्चों, तो यहाँ पे हुआ क्या कि अब जो 389 संख्या होनी थी, ठीक है ना, सॉरी 389 संख्या थी पहले, अब टोटल संख्या कितनी हो गई, 299 हो गई। कितनी हो गई, 299, क्योंकि कुछ रियासतें भी जो थी वो जाकर के पाकिस्तान में मिल गई थी। ठीक है ना, और लगभग 500 से ज्यादा रियासतें हमारे भारत में आई थी। ठीक है, यानी कि 299 अब कुल सदस्य हो गए। ठीक है ना, संविधान सभा के। और उन 299 में से 229 जो थे वो ब्रिटिश प्रांत से थे और 70 जो थे वो देसी रियासतों से थे। ठीक है ना, 70 जो थे वो क्या थे दोस्तों, देसी रियासतों से थे। अब बात करते हैं यहाँ पे अन्य की। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो ये 3 आपको संशोधन मिल गए, लेकिन कुछ अन्य जो हैं जो आपके एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम देख लेते हैं। क्या चीजें हैं कि मई 1949 को राष्ट्रमंडल की स्वतंत्रता प्राप्त किया भारत ने। ठीक है ना, यानी भारत राष्ट्रमंडल का जो है सदस्य कब बना, वो बना आपका 1949 में। अब क्या होता है, दूसरा जरा याद रखिएगा कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज को अपनाया गया। ठीक है ना, हमारा राष्ट्र ध्वज कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रगान याद देखिएगा यहाँ पे ये चीजें, 24 जनवरी 1950 का जो समय था, 24 जनवरी 1950 को 3 चीजें महत्वपूर्ण चीजें हुई थी। क्या, राष्ट्रगान को अपनाया गया, राष्ट्र गीत को अपनाया गया, और उसी दिन यानी कि 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा के, मतलब भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए। ठीक है ना, राजेंद्र प्रसाद क्या हुए, प्रथम राष्ट्रपति को यहाँ पे नियुक्ति होती है। और देखिए इस पूरे सभा ने जो कार्य किया, संविधान सभा ने, उसको समय कितना लगा संविधान निर्माण में, 2 साल 11 माह 18 दिन। ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस पूरे समय में सभा की कुल कितने बैठकें हुई, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं 11 बैठकें हुई थी। ठीक है ना, सभा की कुल 11 बैठकें हुई थी और लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन इस सभा में किया गया था। और अगर बात करें इस पे खर्च कितना आया था, तो 64 लाख रुपए का इस पे खर्च आया था। ठीक है ना, यानी ये थी पूरे संविधान निर्माण का एक प्रारूप, एक ढांचा था। ठीक है ना, कुछ इसमें जो चीजें बच गई हैं वो हम अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद।